नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां लगाने वाले हैं जो एमपी हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टेस्ट जो है प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं, और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको रीजनिंग, जीके और मैथ्स इन सभी के जो है वीडियो मिल जाएंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि हो और चौड़ाई में 20 मीटर की कमी कर दी जाती है, तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि लंबाई और चौड़ाई में जो आपने वृद्धि की है या कमी की है, तो कितना परसेंट का जो है वो बदलाव देखने को मिला है, यहाँ पूछ ले जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे अनुपात पूछा गया है कि पुराना क्षेत्रफल जो रहा है और अब जो नया क्षेत्रफल आएगा, मतलब जो 10% बढ़ाने पर लंबाई और 20% की कमी करने पर चौड़ाई में कितना जो है वो हमें अनुपात देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमें पता है कि शुरुआत जब पहले इनिशियली जो हमारा एरिया होगा, आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 होगा, यानी हम देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ओके, लेकिन अब क्या किया है इन्होंने कि चौड़ाई जो हमारी लंबाई है उसमें तो 20% की वृद्धि की है और चौड़ाई में जो है वो 10% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी है। तो देखिए, लंबाई लंबाई कितनी थी, 20 मीटर थी, इसमें 10% की वृद्धि यानी 110/100 हो जाएगा, और आप देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो चौड़ाई को हम देखेंगे, चौड़ाई में जो है वो 10 मीटर है और इसमें 20% की कमी की है, यानी 80 बटा ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो से 0 यानी 8 बचेगा। तो शुरुआत तो हमारा ये था, नया जो क्षेत्रफल बना है, नया क्षेत्रफल क्या रहा है, 22 गुणा 8 इतना रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना रहते हैं, अनुपात लेना है तो हम कट जाएगा। देखिए, अनुपात अगर देखा जाए तो पुराना क्षेत्रफल बटा नया क्षेत्रफल, ठीक है, तो पुराना तो हमारा 200 था और नया हमने देखा कि 22/8 हो जाएगा। ओके, अब हम इसका सीधा सीधा अनुपात ले लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए, 2 से मैं इसे काटूंगा, ये 11 बार जाएगा, और 8 से इसे काटूंगा मैं, तो 8 एकन 8, और 8 से नहीं कटेगा, दशमलव आएगा दरअसल, तो हम 4 से काट देते हैं। देखिए, 4 से काटूंगा, 4 25 चौके 100 होता है, तो 25 बार जाएगा ये, और ये जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 25/11 दूना 22, यानी 25/22 जो रहेगा ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पुराना और नया क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा। मेन जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था यही समझने वाला था कि चौड़ाई और लंबाई में जो है वो, लंबाई में वृद्धि की है, चौड़ाई में जो है वो कमी की है। अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसे पिघलाकर क्या हुआ है कि एक ठोस बेलन बना दिया है। बेलन हमारा कैसा होता है, बेलन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा बेलन है, ये गोल है चारों तरफ से और बेलन है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 11 सेंटीमीटर, और लंबा बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है कि कितनी होगी। पाई का मान हमें रखना है 22/7। तो सबसे पहले तो आपको जो घन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। ये फॉर्मूला रहता है जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 726। तो यहाँ से हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं। घन क्या होता है, घन की जितनी भी भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, आपको पता हो तो। ये जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सभी जो भुजाएं होंगी उसकी बराबर होंगी, ये ए इन सभी में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हम 6 से काटेंगे, 6×6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6×6, यानी a² आ जाएगा 121। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अब जो आयतन है दरअसल
किसी भी ठोस का आयतन हो गया, ठीक है, और बेलन का आयतन हो गया, हमेशा बराबर रहेगा। अगर आप कोई भी चीज ठोस है, ठीक है, घन है वो, और उसका आयतन जो रहेगा वो बेलन के आयतन रहेगा, क्योंकि जो हम घन है उसको पिघला कर ही जो है वो बेलन बना रहे हैं, तो आयतन चेंज नहीं होगा। तो हम देखा जाए तो जो घन का आयतन होगा, घन का आयतन कितना हो जाता है, ए क्यूब होता है, यानी 11 का क्यूब होगा। ठीक है, तो इसे हम अभी इतना ही रहने देते हैं। अब आप देखिए, अब मैं दोनों के घन का आयतन जो है वो बराबर कर दूंगा, तो हमारा जो है घन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, ठोस बेलन का आयतन। तो ये क्या होता है, हमारा ए क्यूब होता है, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 11 क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है। तो 11 देखिए, 11 × 11 × 11 बराबर 22/7। आर हमें देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 11 × 11, और एच हमें निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे कि 11 से 2 बार ये कट जाएगा, 11 × 11, 11 दूना 22, 7 ऊपर पहुंचेगा, 2 नीचे जाएगा, यानी आप देखोगे h = 7/2, यानी कितना हो जाएगा 3.5। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात पूछा गया है, कितना होगा। भाई राशि आप कोई भी मान लो, क्योंकि समान राशि कहा गया है, तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने x है, ठीक है, समान है। ठीक है, रेट हमें जो है यहाँ पर समान दर भी दी हुई है, राशि किसी राशि पर समान दर से। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता हो, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × T × R अपॉन 100, यही होता है। हमें साधारण ब्याज का अनुपात पूछा गया है, तो साधारण ब्याज यानी S1 और SI2, ये पहला है, ये दूसरा है, क्योंकि एक 4 वर्ष का हमें बताना है, एक 6 वर्ष का बताना है। अब प्रिंसिपल तो समान है, टाइम हमें देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, रेट हमें समान दी हुई है अपॉन 100। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल, लेकिन 6 वर्ष दिया हुआ है R अपॉन 100। तो यहाँ से देखिए 100 से 100, P से P, R से R, 4/6, यानी आप देखोगे 2/3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपको पता है कि हमारे जो रेशियो रहेंगे वो दरअसल जो है हमारे जो टाइम दिया है उसी का रेशियो होगा। तो 4:6 कर देते, यानी 2:3, ऐसे ही आप निकाल सकते थे बिना पेन की ज़रूरत। इस क्वेश्चन में पेन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी समान दिया था और रेट भी जो है वो समान दी थी, इसीलिए, क्योंकि वो कट जाते। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया है और इससे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। देखिए अंकित मूल्य, मार्क प्राइस मैंने मान लिया, इसे माना मार्क प्राइस जो है वो ये क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य ये मैंने मान लिया कि 100 रुपये है। अब इसने क्या किया है, इस पर 75% पर देखा, इसे बेच दिया, तो इसका 75% निकालूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये दरअसल जो है वो सेलिंग प्राइस, इतने पर बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस। जब इतने पर बेचा हुआ है तो देखा कि इसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 75 रुपए पर बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ देख रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमें सीपी बताना है, तो सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से एसपी तो हमें पता है कि 75 है, 100 अपॉन 100 प्लस 25 बराबर 75 अपॉन 100 इंटू 125। तो 25 से 75, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, ये कितना हो जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ होगी क्या, अच्छा यहाँ से 25 पंजे 125, तो ये 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 रुपए जो रहेगी वो हमारी इसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी, क्रय मूल्य रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार हमें 52 दिया हुआ है, 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को
प्रवेश दिया जाता है। तो इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात पूछा गया है, कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें नया औसत निकालना पड़ेगा कि भाई नया औसत कितना है। तो नया औसत हम कैसे निकालेंगे, नया औसत सबसे पहले तो देखिए 20 लड़कियों का टोटल देखा जाए तो 52 दिया हुआ है, प्लस ये नया जोड़ा जा रहा है और 50, क्योंकि 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम ये दो अन्य जो है वो विद्यार्थी आ जाते हैं। तो नया औसत देखा जाए तो इन सब में मैं कितना का डिवाइड करूंगा, भाई 20 लड़कियां तो थी, दो और आ गई हैं तो कितनी हो जाएगी, 20 और 2 22। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 प्लस 54, यानी ये हो जाएगा हमारा 104, ये हो जाएगा अपॉन में 22। तो यहाँ से हम देखेंगे 4411 अपॉन 22। तो 11 से काट सकता हूँ इसे मैं, 11 एकन 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 2 पंजे 10, 2 दूना 4। तो ये आ गया हमारा नया औसत 52 आ गया। अब हमने देखी पुराना, तो हमें पता ही है कि पुराना तो हमारा जो औसत है वो 52 ही है। तो नया औसत और पुराना औसत रेशियो पूछा गया है, इसका भी 52 है, इसका भी 52 है, तो कितना हो जाएगा 1/1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, यदि किसी संख्या को 40% और उसी संख्या को 30% का अंतर हमें दिया हुआ है 70, तो वह संख्या हमें बतानी है कितनी हो जाएगी। ओके, चलिए देखिए, मान लेता हूं मैं कि मेरी संख्या जो है वो 100 है, ठीक है। तो इसमें एक तो 40% यानी इसका 40% और संख्या का कितना 30%। तो यहाँ पर आप देखोगे कि संख्या का 40% निकालूंगा तो ये 40 आएगा, और इसका 30% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है 70 के बराबर। भाई इन दोनों का अंतर तो हम देख रहे हैं 10 दिया हुआ है, तो 10 की वैल्यू जो है वो 70 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें निकालना क्या है, तो जो है संख्या निकालनी है। तो संख्या हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 10 की वैल्यू 70 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। एक जीरो और चिपका दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 700, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसका आंसर तब तक बताइए आप। देखिए, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों की लगाया गया है, ठीक है। कोविड-19 संक्रमण के कारण जो है वो 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। 4 व्यक्ति थे, उन्होंने 4 ही दिन काम किया और काम छोड़कर वो चले गए। तो जो बचा हुआ कार्य है, यानी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो बचा हुआ कार्य है, जो बचे हुए व्यक्ति हैं, उनको कितने दिन में वो काम खत्म कर देंगे, ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो देखिए टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए। टोटल वर्क देखिए हमें कितना है, 8 व्यक्ति 8 दिन में कितने 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 160। अब कोविड-19 की वजह से 4 व्यक्ति ने सिर्फ 4 दिन काम किया है, तो 4 दिनों में किया गया कार्य 4 व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 × 4 यानी ये हो जाएगा 16। तो इतना काम किया है बस उन्होंने। भाई टोटल वर्क हमारा इतना था, इतना जो है वो 4 व्यक्ति करके चले गए हैं, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष कार्य 160 में से 16 घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 4 144, ठीक है, 144 बचेगा। तो अब हमें पूछा गया कि जो बचा हुआ कार्य है और जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनके द्वारा कितने दिन में, तो बचे हुए कार्य को बचा हुआ कार्य, ठीक है, बचा हुआ कार्य, तो ये हमारा 144 बचा हुआ।
अब देखिए 20 व्यक्ति थे टोटल, उसमें से 4 चले गए तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। तो बस 16 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 16 व्यक्ति बचे हुए हैं। तो 16 नंबर 144 होता है। तो 9 दिन में जो है ये काम खत्म कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। तो ये है, देखिए 6 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 8 वर्ष पूर्व ए और सी की आयु जो है वो औसत आयु 27 वर्ष थी। तो बी की आयु वर्तमान हमें बतानी है कितनी। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु निकाल लें, देखिए सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व की देखा जाए तो 29, ये औसत है। तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 1 2 3 है हमारे पास। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 9 3 27, यहाँ से लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है। अब ये कब की है? ये तो भाई 6 वर्ष पूर्व की है। हमें वर्तमान कब करना है? तो 6 वर्ष इसका ऐड करना पड़ेगा मुझे, 6 वर्ष इसका, यानी 6 वर्ष इसका, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें मैं 18 ऐड कर दूं तो मुझे यह वर्तमान आयु पता पड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए 15 9 1 10 यानी 105। तो 105 जो है ये ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि यह 8 वर्ष पूर्व की है। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी की औसत आयु हमें 27 है। टोटल कितनी हो जाएगी? 27 दूनी हो जाता है 54। तो हम 8 वर्ष यानी इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे क्योंकि ये 8 वर्ष पूर्व की है। तो 8 8 यानी 16 में इसमें जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पर आप देखोगे 0 70। तो ये 70 जो निकलेगी वो ए प्लस सी की वर्तमान आयु होगी। बस अब हमें क्या करना है? बी की निकालनी है। हमें देखिए पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 105 और ए प्लस सी बराबर दिया हुआ है 70। तो देखिए इसकी जगह रख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे b प्लस 70 इजक्वल टू 105। तो b की कितनी निकलेगी? 105 माइनस कर दूंगा 70। तो 5 और 3 यानी 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 वर्ष जो हो रहेगी वो बी की आयु रहेगी वर्तमान। अब आपसे किसी की भी पूछ लिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए हमें यहाँ पर बी पर ए और सी की आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसमें 3 राशि है। 3 राशि है तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। कभी भी कोई भी 3 राशि हो, मतलब जैसे यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, ये 3 है तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। 2 इक्वेशन में हम कभी भी इनकी संख्या नहीं निकाल सकते। बस यहाँ पर हम सिर्फ बी की निकाल सकते हैं क्योंकि ए और सी का योग दिया हुआ है। लेकिन हम ए और सी की निकालने को कहा जाए हमसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक 11 अंक की संख्या दी हुई है, ये हमें देखिए कितना दी हुई है? 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। तो ये किससे? 88 से जो है विभाज्य है। ठीक है। अगर मैं इसको 88 से भाग देता हूं तो ये पूरी तरह कट जाती है। तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ओके। x और y की वैल्यू हमसे पूछा गया क्या होगी। देखिए इसमें से 88 में से देखिए 11 और 8 ये हो सकता है ना। 11 इंटू 8 करूंगा तो मुझे 88 मिल जाएगा। तो मैं 8 का विभाज्य देख लूँ यहाँ पर, यानी 8 का जो विभाज्य हमें देखना रहता है तो आखिरी के 3 नंबर देखना है। तो आखिरी के 3 नंबर क्या है? यहाँ पर इतना है यानी 31y है। तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो देखिए ये कब होगी? जब मुझे y की वैल्यू कितने रखना पड़ेगा? देखिए 8 ये 24। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा? 31 में से 24 जाएंगे तो ये बचेगा 7। अब यहाँ से आप देखोगे 7 है तो y की वैल्यू मैं क्या रखूँ यहाँ पर? तब मुझे जो है वो ये कट जाए। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 आएगा। तो 8 9 72 होता है। तो ये देखिए कट रहा है। तो मतलब y की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे कि हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके। तो अब हम यहाँ से 2 रख सकते हैं, इसकी जगह 2 हो जाएगी। अब देखिए ये मैं हटाने वाला हूँ। अब
अब हमें 11 का जो है देखना पड़ेगा। तो 11 का जब भी आप कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दी हो, तो जो सम संख्याएं और जो विषम संख्या, मतलब सम संख्या सम नंबर पर, जैसे कि यहाँ पर 4, 7, 9, ये 2, 4, 6, यानी स्थान कौन से 2, 4, 6 इस तरीके से सम स्थान पे आ रही है, और जो विषम स्थानों पे आ रही है संख्याओं को, उन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो या तो वो 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए, 33 आए, इस तरीके से हमें देखने को मिले, तो वो 11 से जो है वो विभाज्य होगी। तो वही हम यहाँ पर रूल लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर y है। तो y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता पड़ गई, 2 है। तो देखिए 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 3 प्लस y है, तो y की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 रखूंगा। तो यहाँ से सीधा मैं 2 रखने वाला हूँ। ओके, इनको देखते हैं योग करके, नहीं ये x है। ओके, तो 8 और 6 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 24 प्लस x। तो ये तो हमारा क्या निकला, विषम, जो विषम स्थानों पर थी। अब इनका देखते हैं हम, तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ अभी। तो 4, 11, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 5 25, 25 और 1 26। तो इसमें से मैं 26 घटाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा कि इनका जो है वो देखने को मिले कि या तो 0 मिल जाए, या फिर 11 मिल जाए, या फिर 22 मिल जाए। तो x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 प्लस माइनस 26, यानी आप देखोगे 26 माइनस 26 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x की जगह मैं 2 रखूँगा तो मुझे यहाँ पर 0 देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x माइनस वाई पूछा गया था, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो बचेगा कितना, 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो ये रूल है दरअसल, 11 का डिविजिबल हो गया या 8 से डिविजिबल हो गया, तो 8 का जो है आखिरी के 3 अंक, और 11 का आपसे कहा जाए तो जो इवन स्थानों पे आती हैं, और जो विषम बात की जाए ऑड स्थानों पे आती हैं, उनका जो है वो माइनस कर देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक व्यक्ति ने देखिए एक व्यक्ति ने 50,000 की राशि 2% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली है। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन में अंतर बताना है, कितना होगा। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन को अगर मैं यह कह दूं कि आपको जो है वो 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, तो वो ही यह क्वेश्चन जो है वो दूसरा बन जाए। लेकिन दोनों चीजें जो है वो एक ही है। आप समझ सकते हो कि आपने कोई राशि ली है किसी से, आपने 2% के हिसाब से देखा कि पहले वर्ष में आपने जो है वो कितना चुकाना है। फिर आपने कहा कि दूसरे वर्ष में रहेगा, तो दूसरे वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो वो भी आपको छुपाना रहेगा। तो दोनों का डिफरेंस जो पूछा गया है, तो जो दोनों का डिफरेंस दरअसल जो आएगा, वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो लगा हुआ है वो आएगा दरअसल। देखिए समझाता हूँ। ये 50,000 की राशि है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का निकालता हूं। तो 1 साल का आप निकालोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है दरअसल। तो जैसे 50,000 का 1 साल का निकालूंगा 2% पर 1 साल का अपॉन 100, तो यहाँ से आप देखिए कि 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1,000 होगा। तो ये हमारा 1 साल का निकला है। अब देखिए 2 साल का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ यहाँ पर, 2 साल का, तो 2% पर ये भी 2%, तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 ये, 1,000 ये, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, इसका भी निकालूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। ठीक है, 2% पर 1,000 का 2% होता है 20। अब देखिए पहले साल का हमें पता है कि इतना निकला है, आप देख सकते हो पहले साल का इतना ही तो निकला है हमारा। दूसरे साल का 1,000 तो है ही है, और ये हमारा है मिश्र धन। मिश्र यानी अमाउंट होता है एक तरीके से। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा जो है वो अमाउंट हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और हमसे अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का देखा जाए तो इतना हो जाएगा, यानी 50,000 में 1,000 और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा,
और अगर दोनों का निकालते हैं तो इतना हो जाएगा। तो यानी अगर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस दरअसल जो है वो 20 ही देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि ये तो कॉमन ही है दोनों में, तो इसको तो आप छोड़ ही दो, इसको इसको घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 20 ही तो बचेगा हमारा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है लैंग्वेज, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आपसे सिर्फ पूछा गया है कि 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा था दरअसल। प्रैक्टिस करने से ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आती हुई चीज़ें भी आपको गलत होती हैं, क्योंकि गलत हो जाती हैं क्योंकि आप वो प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे, चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल छपेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।